न्यूज पर। नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर नजर। राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 बजे नई सरकार लेगी शपथ। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता होंगे विशिष्ट अतिथि। मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए आज रात डिनर का आयोजन। प्रधानमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल में शामिल संभावित चेहरों के साथ हुई बैठक। तय हुआ एनडीए 3 का स्वरूप। मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरों को भी जगह। प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया श्रद्धा सुमन अर्पित। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों के शौर्य को भी किया नमन। राजकीय सम्मान के साथ हुआ रामोजी राव का अंतिम संस्कार। भारतीय मीडिया जगत के दिग्गज के अंतिम दर्शनों के लिए हैदराबाद में बड़ी संख्या में जुटे लोग। और T20 वर्ल्ड कप में आज चरम पर होगा रोमांच। हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत पाकिस्तान की होगी भिड़ंत। दिन के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से दी मात। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात, नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और इस समारोह में पहले नए मंत्रिमंडल के लिए नाम तय होना शुरू हो गए हैं। भाजपा के कुछ पुराने नाम कैबिनेट में शामिल होंगे, साथ ही एनडीए के घटक दलों से नए चेहरे भी शामिल होंगे। इस सिलसिले में संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई और माना जा रहा है कि इसमें एनडीए 3 का स्वरूप तय हो गया है। मोदी 3.0 की कैबिनेट में बीजेपी के दिग्गज पुराने चेहरों के साथ घटक दलों के नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। आपको बता दें कि आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। और शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली आज किले में तब्दील हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंड ग्लाइडर, यूएवी, यूएसवी और माइक्रोलाइट हेलीकॉप्टर जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म्स की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में अभेद्य सुरक्षा की गई है। और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवान और भीतरी घेरे में राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे। विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हैं वहां से राष्ट्रपति भवन तक ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और टीडीपी राष्ट्रीय महासचिव राम मोहन नायडू किंजरागू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा विजन रहा है। टीडीपी
तेलुगु देशम लोगों के लिए और तेलुगु लोगों की भलाई के लिए काम करने का जो निर्णय ले चुकी है, उसमें हमारी कोई मांग नहीं है, हम सिर्फ विकास चाहते हैं। अभी जाएंगे, अभी पीएमओ जाएंगे। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है। तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित होने वाली कैबिनेट में उन्हें जो भी पोर्टफोलियो मिला दिया जाएगा उसे वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे और काम करेंगे। जरूर हमारी कुछ सीटें कम आई होगी, लेकिन मैंडेट जो है, मैंडेट नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का था और उनके मंत्रिमंडल में मुझे तीसरी बार उनको मौका मिल रहा है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं दलित समाज का हूँ और देश भर के दलितों को, गरीबों को और सर्व जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम मैं करता रहूँगा। और मोदी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अनेक समस्या भी है, अनेक पार्टी के लोग उनके साथ अभी है। तो जो भी मुझे पोर्टफोलियो देंगे वो पोर्टफोलियो निभाऊंगा और मैं अच्छा काम करता रहूँगा। और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्वगुरु बनेगा। और फायर ब्रांड भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और कहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी जा रही है। गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज ने गिरिराज सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देश के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ गिरिराज सिंह स्वयं मौजूद हैं। गिरिराज जी, कितना बड़ा क्षण इसे मानते हैं? आपको तीसरी बार मौका मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने आप पर भरोसा जताया। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करूं और उन्होंने जो भरोसा किया उनके भरोसे पर कैसे उतरूं। क्या लक्ष्य रहेगा? गिरिराज सिंह फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं, संगठन भी उन पर भरोसा करता है और सरकार भी भरोसा करती है। किस नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे? स्वाभाविक है, सबका एक ही संकल्प है जो प्रधानमंत्री ने देखा है, एक विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाना, यही संकल्प। बिहार के लिए भी बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। क्या बिहार के लिए जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे? देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में है, एनडीए की सरकार दिल्ली में है, दोनों मिलकर काम करें। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है, दोनों मिलकर काम करेंगे। यानी डबल इंजन की जो सरकार है वो बिहार में भी विकास का काम करेगी और विकसित राष्ट्र बनाने में गिरिराज अपनी महती भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनने वाले उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो काम चल रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने में उनका पूर्ण योगदान रहेगा। अजय टम्टा ने कहा कि मुझे बहुत सारे मंत्रालयों में काम करने का अवसर मिला है, जो भी काम प्रधानमंत्री सौंपेंगे उसे पूरी मेहनत से पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास का कार्य करेगी और अटल जी के उत्तराखंड राज्य के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार और मोदी सरकार में उत्तराखंड से इस बार मौका मिला है अजय टम्टा जी को। टम्टा जी, उत्तराखंड से इस बार आपको मौका दिया जा रहा है, मंत्री पद में शामिल किया जा रहा है मंत्रिपरिषद में। किस तरीके से इसको देखकर उत्तराखंड के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के मतदाताओं, भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं।
जिनके कारण से मुझे हमेशा सरकार में काम करने का, सांसद बने रहने का ऐसे अवसर मिला है। और पिछले 10 साल से जो काम चल रहे हैं प्रदेश देश के अंदर, उन सभी कामों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, उस काम को और ताकत दे करके रात दिन मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। पूर्ण रूप से परिपालन करके काम करेंगे। सर, बात की जाए, चूंकि अभी पोर्टफोलियो नहीं मिला है, लेकिन आपका अगर लोकसभा क्षेत्र देखा जाए तो काफी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और बॉर्डर एरिया है। किस तरीके से वहां के डेवलपमेंट के लिए आपके मन में क्या रुझान है और किस तरीके से अगर पोर्टफोलियो कुछ इससे संबंधित मिलता है तो आप उसको लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? जो भी काम मुझे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा, जो पिछले 10 वर्षों से जो काम चल रहे हैं, उसको और ताकत दे करके मेहनत करके उसको पूरा करेंगे। डबल इंजन की सरकार कितनी पकड़ेगी रफ्तार? चूंकि हमारे डबल इंजन की सरकार यानी कि पहली बार उत्तराखंड राज्य ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश के अंदर बहुत तेज गति के साथ काम कर रहे हैं और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के लिए प्यार है, देवभूमि के लिए प्यार है, और उतना ही उत्तराखंड के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं। इसलिए पांचों के पांचों संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक बहुमत से कमल खिला करके नरेंद्र भाई मोदी जी को दिए हैं और इसलिए हम डबल इंजन की सरकार मिल करके जो उत्तराखंड राज्य का कॉन्सेप्ट था, राज्य बनाने का जो अटल जी ने बनाया था, उसको हम और तेज गति से उनकी उन समस्याओं को और जल्दी समाधान करके विकास को और तेज आगे बढ़ाएंगे। तो डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाएगी, कहना है होने वाले मंत्री अजय टम्टा जी का। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कर्नाटक की मैसूर सीट से नए बीजेपी सांसद यदुवीर वाडियार ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। On occasion of this historic day when the Prime Minister takes his oath to become the Prime Minister again for the third term, it is an honor to be here in Delhi and serve under his leadership. 10 years of very good administration, running a very successful government, uplifting society and doing good for the entirety of our country. और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण के लिए आभार जताने के साथ ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का स्वेरिंग सेरेमनी हमको भी निमंत्रण दिया है और कल अपना भी स्वेरिंग इन है और सिक्किम में इस बार बहुत अच्छा अपना पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आउट ऑफ 32 वी गॉट 31 एंड विद द एमपी दैट इज अ पब्लिक मैंडेट। मैं इसके लिए मैं पूरा जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इज अ विनिंग ऑफ द पब्लिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। इसी क्रम में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली पहुंच गए। उनका दिल्ली पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। और पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण देने पर नरेंद्र मोदी का आभार जताया और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। उन्होंने नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल सफल रहे, इसकी कामना भी की।
this is indeed a very big day for India, and I'm honored to be here representing His Majesty the King and the people of Bhutan at the swearing in of Prime Minister Narendra Modi ji, and that too for his third consecutive time. I congratulate the people of India for a successful outcome on the recent elections, and for Prime Minister Narendra Modi, for BJP and for the NDA, they have gotten the mandate from the people. They enjoy the trust and confidence of the people. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। यहां शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। उन्होंने इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। और जिस तरह से आपने देखा कि तमाम गेस्ट्स पहुंच गए हैं, विदेशी मेहमान भी पहुंच गए हैं, और मंत्रियों की किसको क्या कैबिनेट पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर चर्चा गर्म है। कौन मंत्री बनेगा, इस पर चर्चा गर्म है। तो ताज़ा अपडेट के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा के पास, जो कि लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद हैं, और राजेश राज राजीव चौक पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास क्या ताज़ा अपडेट्स आप देंगे, क्योंकि मंत्रियों का नाम लगभग फाइनल इस लिहाज से माना जा रहा है कि जो लोग भी आज प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में थे, ये माना जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे। देखिए, जो लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर बुलाए गए थे, उनमें से जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कुछ लोग नहीं पहुंच पाए थे, जो दिल्ली से बाहर थे या फिर पहुंचने में थोड़ी सी उनको देरी हो गई। तो ऐसे लोग भी, ऐसे कुछ नाम हैं जो मंत्री बन रहे हैं। कुल संख्या 50 से ऊपर है, ये बहुत स्पष्ट तौर पर सूत्र बता रहे हैं। आपने तस्वीरों में, वीडियो में देखा भी है कि तमाम वो बड़े चेहरे जो पहले भी मोदी सरकार का हिस्सा रहे हैं, फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ जो नए नाम, केरल से चर्चा थी कि सुरेश गोपी मंत्री बन सकते हैं, कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे। उनको फोन चला गया था सुबह ही, हालांकि इन तस्वीरों में वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद पहुंच नहीं पाए होंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश से एक नाम और है, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के इलाके से आते हैं सांसद, वहां से भी मंत्री बन सकते हैं। तो इस तरह के कुछ नाम हैं जो इन तस्वीरों में भले ही नहीं है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चाय पर बुलाया था, लेकिन वो भी मंत्री बनेंगे, इस बात के बहुत स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आज जो शपथ ग्रहण होगा, इसके बाद ये इस तरह की कोई संदेश न जाए कि कोई विस्तार हो सकता है या भविष्य में कोई जल्द फेरबदल हो सकता है। उसके चलते एक बड़ा मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा। एनसीपी को लेकर खबर आ रही है कि उसमें एनसीपी की तरफ से नाम नहीं आया था, एक मंत्री बनना है। सुनील तटकरे जो लोकसभा से जीते हैं, लोकसभा के लिए जीते हैं, या फिर प्रफुल्ल पटेल जो राज्यसभा से है, तो उनमें से कौन मंत्री बनेगा, ये एनसीपी को तय करना है। तो इस तरह से आप पूरी एक तो जो तस्वीर है वो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सामने आ गई। औपचारिक तौर पर लिस्ट भले ही नहीं आई है, लेकिन आपने उन तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री आवास पर जब चाय के लिए वो लोग तमाम संभावित मंत्री बुलाए गए, उसमें दिग्गज चेहरे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी जैसे कद्दावर चेहरे उसमें दिखाई दे रहे हैं, वीरेंद्र कुमार, शिवराज सिंह चौहान, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी उन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनको कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है। इसके साथ ही साथ जोयल राम है, आप और तस्वीरों में देखें सहयोगियों में एनडीए से जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, तमाम टीडीपी से भी सहयोगी हैं। तो पूरी तस्वीर अब साफ हो गई है। जो आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेने जा रही है, उसमें कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा वो भी तकरीबन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे की चेयर्स पे जो बैठे वरिष्ठ नेता हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और अहम है कि संतुलन का बहुत ध्यान रखा गया और क्षेत्रवार संतुलन हो, ये ध्यान रखा गया। इसलिए पंजाब से बीजेपी का कोई सांसद नहीं है, और हम जानते हैं कि एनडीए के कोई पार्टनर नहीं था, अकेले लड़ी थी पंजाब में बीजेपी चुनाव। उसके बावजूद रणजीत सिंह बट्टू को वहाँ से, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े थे, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए थे,
उनको मंत्री बनाया जा रहा है पंजाब से। तो पंजाब किस तरह से बीजेपी के लिए प्राथमिकता वाला स्टेट है, ये इस बात से पता चलता है। तमिलनाडु से बहुत चर्चा थी कि के अन्नामलाई मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ही बनाए रखा जाएगा और वहां पर तमिलनाडु में फोकस करेंगे। एल मुरुगन जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। हम तस्वीरों में आप उनको देख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ब्रेकफास्ट पर, आज चाय पर बुलाया था। तो इस तरह से अब बिल्कुल तस्वीर साफ है। मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहूँगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वो पहले भी मोदी सरकार में मंत्री रहे, सिविल एविएशन जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभाला, अब फिर कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक संतुलन दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश से 9 मंत्री बनेंगे, ये बहुत स्पष्ट तौर पर है। तो यानी जो पिछला जो प्रतिनिधित्व था उत्तर प्रदेश का, वो बना रहेगा और उससे कमोबेश। इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश में तमाम आप देखें कि मौजूदा जो निवर्तमान मंत्री पूर्व सरकार के थे वो हार गए थे, तो हमने देखा कि कुछ नए चेहरों को मौका उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है। बिहार में तो आप स्पष्ट तौर पर देख ही रहे हैं कि एनडीए के 3 प्रमुख सहयोगी जो हैं, उनसे जेडीयू, एलजेपी और जितने नाम मांझी हम, उनसे मंत्री बन रहे हैं। तो अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। अब जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब हम देखेंगे कि जो तस्वीरों में जो नेता नहीं दिख रहे हैं या जिनके नाम चर्चा में नहीं है, उनमें से कौन और सामने आता है। जी बिल्कुल, ये तो एक तरह दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हम फिलहाल एक और खबर अपने दर्शकों को बता दें शैलेंद्र, उसके बाद आपके पास वापस आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और आज इतिहास रचा जा रहा है। और आज शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। देश दुनिया की बड़ी संख्या में मेहमान इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। नई दिल्ली में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाले बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले विभिन्न देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी दिल्ली में तमाम जगहों पर इस तरीके से बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन किया गया है। साथ ही उनके पिछले 10 वर्ष के कार्यकालों को भी जो काम किए हैं, जो बड़े काम किए हैं, उसको भी इन बैनर और पोस्टर में दर्शाया गया है। आज शाम को राष्ट्रपति भवन में देशी विदेशी 8000 से ज़्यादा मेहमान जो है इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। इसके अलावा जो 7 पड़ोसी देश हैं, उनके भी राष्ट्राध्यक्ष को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उनको भी यहाँ पर उनका भी स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। उनके लिए भी तमाम दिल्ली में जगह जगह बैनर और पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इससे पहले कि शैलेंद्र मिश्रा के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपसे चर्चा हो रही थी, आपने तमाम संभावित नामों की बात कही और जो प्रधानमंत्री के साथ जिन लोगों ने चाय पर चर्चा की, वो तस्वीरें भी हमने देखी और ये माना जा रहा है कि वो सब लोग मंत्री बन रहे हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ लोग मंत्री बन रहे हैं। ये जो क्षेत्रवार राज्यवार समीकरण, अगर उसकी बात कही जाए, या फिर अनुभव और युवाओं का एक जो जोड़ है, उसके लिहाज से देखा जाए, कैसे आकलन करेंगे इस मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल का?
ये देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो एक पूरा क्षेत्रीय संतुलन भी दिखता है और आप अलग अलग वर्ग से भी मंत्री देखते हैं। कमलेश पासवान वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश के हैं, सांसद हैं। आप देखें जितिन प्रसाद, वो पीलीभीत से चुनकर आए हैं, स्टेट में जो राज्य में वो कैबिनेट मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरह के तमाम आप चेहरे देखेंगे जो संतुलन बनाते हैं। राजपूत वर्ग से मंत्री हैं तो आप ब्राह्मण समुदाय से भी मंत्री देखेंगे। पिछड़े वर्ग पर बहुत जोर है। पंकज चौधरी, एसपी बघेल आप पहले भी मंत्री थे और इस बार भी वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप दूसरे राज्य में चले जाएं, आप बिहार में जाएं, एनडीए के सहयोगियों को देखें, लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर, एक पिछड़े वर्ग से, एक भूमिहार। इस तरह से आप देखें और तमाम जो नाम है, चिराग पासवान हो, जितिन राम मांझी हो, तो सामाजिक संतुलन दिखता है। आप मध्य प्रदेश चले जाए, वहाँ पर भी देखें आदिवासी समाज से मंत्री बनाए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान है, पिछड़े वर्ग से आते हैं। इस तरह से आप देखें कि एक संतुलन बनाने की कोशिश होती है। अगर आप दक्षिण चले जाए, वहाँ से भी एक आप देखें कि पर्याप्त संख्या में मंत्री बनाए जा रहे हैं। उत्तर पूर्व से भी है मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ये एक पूरा संतुलन दिखता है। एक नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, CR पाटिल, जो लंबे समय तक आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत संगठन में काम किया है। प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते रहे जब गुजरात के चुनाव के नतीजे आए थे, और चुपचाप काम करने वाले नेता के तौर पर उनकी तारीफ की थी। वो तस्वीरों में नजर आए हैं, यानी मंत्री बनाए जा रहे हैं। लंबे समय से वो संगठन में उनका अनुभव है। तो इस तरह से संगठन में काम किए हुए लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ 3, 4, 5 बार सांसद हुए लोगों को भी मंत्री बनाया जा रहा है, उसमें से सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए। तो कुछ युवा चेहरे भी जहाँ तक संभव हो सका है वो मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर होते हैं। ये माना जाता है कि उनको अभी और अनुभव की ज़रूरत है, काम करने की संगठन में, या फिर सीखने समझने की ज़रूरत है। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अनुभव का और क्षेत्रवार सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए संतुलन बनाया गया। तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम से चाहते हैं कि वो एक रफ्तार से काम करे। तो निश्चित तौर पर उस विजन के साथ हम एक मंत्रिपरिषद में तमाम मंत्रियों के चेहरे को हम देखते हैं जिन्होंने डिलीवर किया है, जिन्होंने मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 में वो तमाम अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है, वहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाया है। वो फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। तो वहीं जो जगह खाली हुई कुछ मंत्रियों के चुनाव हार जाने से, वहाँ पर नए लोगों को जगह दी जा रही है, कुछ संगठन के लोगों को जगह दी जा रही है। तो ये एक बहुत संतुलित मंत्रिमंडल दिखता है। जब औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा तब हमें देखना होगा कि जो कुछ और नाम जुड़ते हैं वो कितना और संतुलन लाते हैं। जी निश्चित तौर पर, और इस खबर को और इस आकलन को और विस्तार देंगे शैलेंद्र। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दर्शकों को कुछ और खबरों से रूबरू करा देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री सुबह राजघाट पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और प्रधानमंत्री राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदैव अटल पहुंचे। सदैव अटल पहुंचकर पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर प्रधानमंत्री ने वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और बीजेपी के शिखर पुरुष, प्रणेता
और बीजेपी सरकार को सबसे पहले एनडीए सरकार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार साझा किए। और प्रधानमंत्री पद के लिए नामित नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर और हवन करके प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज और वाराणसी में लोगों ने घाट के किनारे गंगा माता का दुग्धाभिषेक किया। साथ ही बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री तीसरा कार्यकाल भी निर्विघ्न पूरा हो, इसकी कामना की। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही भारत पाकिस्तान का मैच भी है और T20 विश्व कप में आज होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच में भारत की जीत के लिए भी लोगों ने इस अवसर पर मंगल कामना की। कोई भी नया कार्य हम शुरू करते हैं तो मां गंगा के पूजन अर्चन के साथ शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आज तीसरे कार्यकाल में माननीय मोदी जी के हम यहाँ मां गंगा का दुग्धाभिषेक करके उनसे आशीर्वाद मांगा है। माननीय मोदी जी को, गंगा पुत्र को ये अवसर प्रदान करें, ये सामर्थ्य प्रदान करें कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं और विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर, तीसरी आर्थिक शक्ति के स्थान पर उनको स्थापित करने में सहायक बनाएं। हम भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ाएं, ये हम सब काशीवासी मां गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। लोग माँ गंगा के शरण में आकर पूजा पाठ किया। भोले बाबा दशाश्वमेध घाट है, उनके शरण में आके पूजा पाठ किया, हवन किया, महाआरती की और उनसे यही प्रार्थना किया कि आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद का, तो वह सफल रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, वह पूर्ण हो। जिस प्रकार वो 2 कार्यकाल अपना अच्छे से पूर्ण किए, उस प्रकार यह तीसरा कार्यकाल भी बिना बाधा का पूर्ण करे। आज हमारे भारत के देव तुल्य नेता, हम लोगों के नेतृत्वकर्ता आदरणीय परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी का तीसरा शपथ ग्रहण समारोह है। आज वो तीसरी बार भारत के बागडोर संभालने के लिए शपथ लेंगे। इसलिए हम लोगों ने माँ गंगा से, भोले बाबा से, काशी बाबा से लेकर के प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में गंगा माँ तक से हम लोगों ने अनुनय विनय किया और आज सौभाग्य मिला है कि भारत पाकिस्तान का आज मैच भी है जो ऐतिहासिक होगा। और आज हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि माँ गंगा मोदी जी का कार्यकाल आज से शुरू कराएंगी ऐतिहासिक, और भारत की आज विजय होगी। हम सब माँ गंगा के तट पर आकर दशाश्वमेध घाट पर उनके लिए पूजन, आरती, हवन करके उनसे प्रार्थना किया है कि उनके राज करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, वो निष्कंटक राज करे और जो उन्होंने संकल्प लिया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो उनका पूर्ण हो। तो शपथ ग्रहण समारोह करके नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा और राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और राजेश आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे, तमाम आकलन किए जा रहे हैं इस नए मंत्रिमंडल का, और अभी जैसे कि चर्चा हो रही थी कि क्षेत्रवार राज्यवार संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो परफॉर्मेंस को हमेशा एक तरजीह देते हैं। तो किस तरह से आपको लग रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल गठित होने जा रहा है, एक तो ये इसमें युवा चेहरों की भी है जुड़े हुए हैं, अनुभव भी है, और जो परफॉर्मिंग लोग रहे हैं जिनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद है और जिन्होंने पहले परफॉर्मेंस की है उनको जोड़ा गया है इसमें। हाँ बिल्कुल निखिल, आपने सही कहा कि जो पुराने चेहरे हैं उन पर भी दाव लगाया गया है और कुछ नए लोगों को भी एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। मैंने आपको सुबह से ही बताया था कि बहुत सारे नाम जो थे खबरिया चैनलों पर चल रहे थे, लेकिन बहुत सारे नामों को छोड़कर चलाया जा रहा था, जैसे भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह। इन तीनों लोगों के नाम को लोग प्रमुखता से नहीं चला रहे थे, लेकिन तमाम जो ये नाम है, ये तमाम नाम जो है वो हमारे जो सोर्स थे वो पुख्ता तौर पर बता रहे थे कि इन नामों पर जो है रजामंदी की मुहर लग चुकी है। और बिहार से बात करें तो बिहार से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, जो मुजफ्फरपुर से सांसद चुनकर आए हैं, पहली बार आए हैं, पेशे से चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी मौका दिया गया है। और सतीश चंद्र दुबे जो राज्यसभा में सांसद हैं, कभी वाल्मीकि नगर से सांसद होते थे, उनको भी मौका दिया गया है। तो ये दो चेहरे हैं जो बिल्कुल नए चेहरे हैं। हालांकि वाल्मीकि जो सतीश चंद्र दुबे हैं ये पहले से सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा में दूसरी बार आए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में पहली बार उन्हें जगह मिल रही है। और नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह, दो पुराने और दो नए चेहरों के साथ बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। और रामनाथ ठाकुर को जनता दल यूनाइटेड ने और ललन सिंह को जेडीयू ने दिया है। और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की बात हम कर चुके हैं। तो जहां जीतन राम मांझी जैसे जो अनुभवी लोग हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, गिरिराज सिंह शामिल हो रहे हैं, तो वहीं पर नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तमाम जो समीकरण है, उन समीकरणों को जहां साधने की कोशिश की गई है, वहीं पर सामाजिक संतुलन का भी ख्याल रखा गया है। क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी है, लिहाजा राजभूषण चौधरी निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की काट में वहां पर बिहार में खड़ा किया है। क्योंकि अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, लिहाजा बिहार के जो सामाजिक समीकरण है उनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश की गई है। अश्विनी चौबे चूंकि उनका टिकट कट चुका है, लिहाजा ब्राह्मण चेहरे के रूप में सतीश चंद्र दुबे को लाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक पुराना जो चेहरा था, उन पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को एकोमोडेट करके एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, सामाजिक न्याय और जो सोशल समीकरण है उसके अलावा भी। जी 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 बिल्कुल। शैलेंद्र, आपसे अगर समझना चाहेंगे, हालांकि अभी कुछ कहना या कयासबाजी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बार का जो सरकार का गठन हो रहा है, एनडीए सरकार का, उसमें जो सहयोगी हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किस तरह से पोर्टफोलियोज का बंटवारा होगा, किस तरह से क्या कयास, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है मोटे तौर पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसकी अनुशंसा करेंगे। हम देर रात तक या कल तक हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो जारी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो बड़े मंत्रालय हैं, जो सीसीएस के मंत्रालय हैं, वो बीजेपी के पास रहने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय, सड़क परिवहन हो, रेल मंत्रालय हो, सिविल एविएशन हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी से चुने जाने वाले सांसद जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनके पास रहने वाला है। चूंकि आप देखिए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, इन सब को दोबारा मंत्री बनाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मंत्री के तौर पर काम करते हैं, भूपेंद्र यादव, तो ये हैवीवेट जो मंत्री बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको मिलेगा। आप नए हैवीवेट में देखिए, शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अब विदिशा से बड़े मार्जिन से जीते हैं, तो उन्हें अहम मंत्रालय मिलेगा। गिरिराज सिंह फिर से मंत्री बनाए जा रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। तो वो जो एक आप बड़े और अहम चेहरे देख रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है और नए चेहरे वो जो जुड़ रहे हैं, दिग्गज लोग जुड़ रहे हैं।
तो यह माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि टीडीपी और जेडीयू के एक एक कम से कम कैबिनेट मंत्री को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा। लल्लन सिंह को जेडीयू से और टीडीपी से एक मंत्रालय दिया जाएगा और एक राज्य मंत्री। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब पोर्टफोलियो वितरण होगा तो हम देखेंगे। लेकिन अभी तक की जो सूचना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बड़े और अहम मंत्रालय जो पॉलिसी के लिहाज से जो अहम है, ऐसे तो हर मंत्रालय अहम होता है, हर मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, लेकिन सीसीएस के जो मंत्रालय हैं, जो पॉलिसी से जुड़े जो मंत्रालय हैं, जिस पर काफ़ी काम हो चुका है, आगे कुछ चुनौतियां बाकी हैं, वो दिग्गज जो मंत्री रहे उनको दिए जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी आप तस्वीरों में देख रहे थे, शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। इस तरह से आप देखें पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में कामकाज उन्होंने देखा। तो निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद है। लेकिन जरूर सहयोगियों को न केवल जगह दी गई है, बल्कि उन्हें मंत्रालय के लिहाज से भी देखें तो ये कोशिश की जाएगी, जो हमें लगता है कि उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाए। तो देखना होगा कि सहयोगियों को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं। एक कैबिनेट मंत्री पक्का है कि जेडीयू को मिलेगा, एक कैबिनेट मंत्री टीडीपी को मिलने वाला है। जितिन राम मांझी के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए जाएंगे या कैबिनेट, ये देखने वाली बात होगी। बाकी जो दलों के मंत्री हैं, क्या स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, राज्य मंत्री, ये देखने वाली बात होगी। तो निश्चित तौर पर उस पर निगाहें होंगी। लेकिन एक और बात सामने आ रही है कि महत्वपूर्ण मंत्रालयों के एमओएस यानी राज्य मंत्री कोई सहयोगी दल का हो सकता है। तो ये हम देखेंगे कि टीडीपी या जेडीयू या फिर बाकी जो दल हैं, आप आरएलडी की बात करें या फिर अपना दल की या जितिन राम मांझी, हम तो वो किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में एमओएस के तौर पर काम करते जरूर नजर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया। आप अपडेट्स जुटाते रहे, खबरें जुटाते रहे, हम आपसे और समय समय पर ताज़ा अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश आपका और शैलेंद्र मिश्रा आपका। और इससे पहले कि आगे बढ़े हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पंजाब से मोदी सरकार 3.0 में रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री परिषद में शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। प्रधानमंत्री ने सबको आम बनकर काम करने को कहा है। बीजेपी का वोट शेयर पंजाब में अकाली से ज़्यादा बढ़ा है। हम पंजाब में नशे को ख़त्म करेंगे, 17 नारकोटिक्स के सेंटर बनाए जाएंगे और पोर्टफोलियो को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा सरकार के लिए काम करेंगे। पंजाब से मोदी सरकार में होने वाले मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टू जी, प्रधानमंत्री ने जब बुलाया क्या डिस्कस हुआ? नहीं, प्रधानमंत्री ने जो आने वाली कैबिनेट है जो शाम को शपथ लेगी, उन लोगों को एज ए, क्योंकि अभी तो कोई मंत्री नहीं है, अभी तो सारे मेंबर पार्लियामेंट, तो इसलिए एक प्रोटोकॉल अभी नहीं है, सब एक तरह के हैं। और वो एक मीटिंग उन्होंने, और ख़ास तौर पे वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, और नीचे अपने सब लोग जो शपथ लेंगे उनको उनसे बात करने के लिए भी आपका आचरण कैसा रहना चाहिए, आपको बिहेव कैसा करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनका एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें उन्होंने शेयर। पंजाब से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और पंजाब वो स्टेट है जहां पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ, इस बार खाता भी नहीं खोल पाई, किसान आंदोलन में कहा जा रहा है कि किसान नाराज है, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से संभालेंगे? वहाँ से कोई जीत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने बहुत गेन किया है। बीजेपी तो पहले वो एक 3 सीट लड़ती थी और वहाँ पे हमारा परसेंटेज बहुत कम था। अकाली दल, आज स्थिति क्या है, अगर विधानसभा वाइज देखें,
हमने 23 विधानसभा जीती हैं और 19% तक वोट बैंक, और अकाली दल जो बड़ा पार्टनर हुआ था आज वो 13-14% पे आ गया। ड्रग्स को लेकर कभी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था पंजाब में, उससे पहले कांग्रेस भी बात कहती रही है। चूंकि बीजेपी वहां पर उभरती हुई राजनीतिक दल है, तो और आप अब एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो क्या आप इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे? देखो, ड्रग्स के ऊपर वोट लेके चले गए, सरकारें बना ली, लेकिन फिर खुद ही ये काम शुरू किया। लेकिन अमित शाह जी, होम मिनिस्टर साहब ने ये वहां पे प्रॉमिस किया, इलेक्शन के दौरान किया। आज नारकोटिक्स ब्यूरो का जो ऑफिस एक है श्री अमृतसर में, हर डिस्ट्रिक्ट में नाउ वी आर गोइंग टू मेक नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफिस, जो वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश होगा, और जो लोग हैं वो सीधा डील करके उनको पकड़ेंगे भी। किस पोर्टफोलियो की उम्मीद कर रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं तो एक इलेक्शन भी नहीं जीत सका और मुझे फिर मंत्री बना दिया, इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूँ। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिनका कहना है कि पंजाब के विकास और ड्रग्स पर चोट करने का ये काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबर ओडिशा से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल को शानदार शिकस्त दी है। विधानसभा की 78 और लोकसभा की 20 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ओडिशा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार किस तरह से प्रदेश का विकास करेगी, इस विषय पर बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बालासोर से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी से। सरल व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्ति और बालासोर में साइकिल से आम जन के बीच जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और लगातार दूसरी बार बालासोर से सांसद बने प्रताप सारंगी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी जो सहजता है वही आपका जीत का बड़ा कारण है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे इश्यूज है जिनको आपने जमीनी स्तर पे जनहित में उठाया, उसकी वजह से लगातार आपने दूसरी बार जीत दर्ज की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीनी स्तर पर पहुंचाया। क्या कहेंगे, दूसरी बार कौन से लक्ष्य मुख्य हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता से काम करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गमनागमन, परिवेश, टूरिज्म, हर एक क्षेत्र में बालेश्वर को विकसित करने के लिए हम प्रयास करेंगे। कौन से सपने मुख्य हैं जो आपको लगते हैं अधूरे हैं? मैं कोई मंत्री बनने के लिए आतुर नहीं हूँ। सांसद की भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण पद भी है, जिसको मैं अच्छा से निर्वाह करूँगा। पूर्ण सहयोग से काम चलेगा डबल इंजन के द्वारा। 24 साल बाद उड़ीसा में भगवा लहराया है। इस झंडे की पताका प्रदेश के कोने कोने में पहुंचे और आम आदमी की उम्मीदें पूरी हो, उसके लिए 100 दिन का रोड मैप अगर बात करें आपके मुंह से कौन सा होगा? उड़ीसा में लोकतंत्र समाप्त होने वाला था। लोकतंत्र, ये निर्वाचन सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, लोकतंत्र को बचाना ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब उड़ीसा जग गया है, अब उड़ीसा आगे दौड़ेगा। प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं कि राजनीति में शुचिता, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का पतन हो रहा है। आपके श्री मुख से सुने तो इन चीज़ों की कितनी आज ज़रूरत है? ये बहुत ही ज़रूरत है। हम कानून के द्वारा अथवा विज्ञान के द्वारा बेईमान को ईमानदार बना नहीं सकते हैं, देशद्रोही को देशभक्त नहीं बना सकते, भ्रष्टाचारी को सदाचारी नहीं बना सकते। एक कंसेप्चुअल साइज का ह्यूमन एलिमेंट को हमको शुद्ध करना पड़ेगा, तो हमारा आशानुरूप विकास होगा। और अकर्मण्यता, सारा पृथ्वी में उड़ीसा सबसे बड़ा धनाढ़ राज्य माइंस के लिए। हमारा आयरन और मैंगनीज, लोहा, सीसा, तंबा, दस्ता, अवरक, हीरा, मणि, माणिक, वैदुर्य का भंडार है, लेकिन इसको लूटा जा रहा है। सिर्फ शुकिंदा माइंस में सारा पृथ्वी का 98% क्रोमाइट डिपॉजिट है, इसको आधा चोरी कर लिया वीजेडी वालों ने। फिर भी जितना इसमें उड़ीसा बहुत धनी बन सकता है, इसका उपयोग नहीं होता है। आज ब्लैक रोज का इतिहास वीजेडी सरकार का काला कहानी बताता है। इसलिए सबका व्यापक अनुसंधान होगा, अपराधियों के खिलाफ दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान होगा और उड़ीसा आगे दौड़ेगा। आपकी पार्टी ने चुनाव के दौरान लगातार उड़ीसा का स्वाभिमान, सम्मान, इनके मुद्दों को लगातार उठाया। अब आप किस तरह लौटाएंगे? अब उड़ीसा का वर्चस्व स्थापित होगा, उड़िया मुख्यमंत्री बनेगा और ये होगा। तो उड़ीसा से बालासोर से दूसरी बार विजय पताका लहराने वाले लोकसभा सांसद प्रताप सारंगी, जिनका माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इन्होंने न केवल चुनाव लड़ा है, बल्कि उड़ीसा की अस्मिता और स्वाभिमान और सम्मान को जगाने के साथ यहां पर विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रण भी लिया है।
और ओडिशा विधानसभा चुनावों में लगातार 24 साल से अधिक समय तक सत्ता के केंद्र में रहे सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को कांटा बांझी विधानसभा क्षेत्र से 16,344 मतों से हराकर भाजपा के लक्ष्मण बाग ने शानदार जीत दर्ज की। लक्ष्मण बाग ने अपनी ऐतिहासिक जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। एक सामान्य खेतीहर किसान मजदूर के बेटे और कांटा मांझी से नवनिर्वाचित विधायक लक्ष्मण बाग ने से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। उड़ीसा की सियासत में एक नाम जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद खासा चर्चा में है वो है लक्ष्मण बाग। इन्होंने कांटा बांझी विधानसभा सीट से 16,344 वोट से सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हराया है। आइए बात करते हैं किस तरह इन्होंने ये जीत हासिल की और ये इस जीत का आप श्रेय किसको देंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उससे मेरे कांटा बांझी विधानसभा के वोटर्स और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आपने जब विधानसभा चुनाव लड़ा उस दौरान जो मुद्दे आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ उठाए थे जनता के बीच, वो मुद्दे कितने फायदेमंद रहे और अब जब आप विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारा लक्ष्य है विकास। हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करने का प्रयास करेंगे। किसानों को खेती में पानी, हॉस्पिटल में डॉक्टर और शिक्षा का विकास और बेरोजगारों को रोजगार। मुख्य मुद्दे कौन कौन से थे जो उस क्षेत्र में, ताकि जनता ने आपको चुना और जो सूबे के मुख्यमंत्री है उनको शिकस्त दी? कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे? बिजू जनता दल के सरकार में नारी को असम्मान किया गया, एजुकेशन को विकास नहीं किया गया, स्वास्थ्य को विकास नहीं किया गया, चासियों को झूठ बोला, कभी चासियों का विकास नहीं किया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। ये सब इसीलिए सब लोग का मन में आया परिवर्तन। आपको क्या लग रहा था, आपके सामने एक मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था तो आप अपनी जीत को लेकर कितने आशान्वित थे? मेरे सामने मेरे जीत का लक्ष्य थी, मेरे को कुछ नहीं दिखता था, बस 2024 का डबल इंजन का सरकार दिख रहा था। मेरे विधानसभा में विधायक जीतने का नज़र आ रहा था और मेरे विधानसभा में सांसद जिता के दिल्ली भेजने का नज़र में था। 13 साल में हम 3 रुपया में मजदूरी करते थे, उसके बाद ट्रक में खलासी काम किए, गाड़ी ट्रक चलाए, खेती काम किए, कूली मजदूर काम किए। ये तो हमारा भाग्य में लिखा था और वो तो हमारा कर्तव्य था, इसलिए हम करके छोटे से हम ग्रासरूट लेवल से आज इतना दूर तक लोगों का सेवा करने का सौभाग्य लाभ किए। तो ये थे उड़ीसा के कांटा बांझी से सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारी मतों से शिकस्त देकर जीत दर्ज करने वाले लक्ष्मण बाग। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। खबर खेल के मैदान से, बात महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में होने वाली भिड़ंत को लेकर दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। भारतीय टीम को जहां अपने पहले मुकाबले में जीत मिली है, वहीं पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों हार मिली है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी हो गया है। देखिए न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की यह विशेष रिपोर्ट। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला, तो ऐसी टीमें आमने सामने होगी जिनका मुकाबला देखने के लिए विश्व भर के क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक इंतजार करते हैं। अमेरिका और वेस्टइंडीज में संयुक्त रूप से हो रहे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में रविवार को भारतीय टीम का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। पहली बार ये पड़ोसी देश अमेरिकी धरती पर आमने सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक एक बार T20 विश्व कप जीत चुके हैं। भारत ने 2007 में पहला विश्व कप जीता था और पाकिस्तान ने 2009 में। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान 7 बार आमने सामने भिड़ चुके हैं। इसमें से भारत ने 6 मुकाबले में जीत हासिल की है।
इसमें 2007 में हुआ रोमांचक बॉल आउट और 2007 में ही फाइनल में पाकिस्तान पर मिली रोमांचक जीत शामिल है। वहीं 2022 में मेलबर्न में हुए पिछले संस्करण में विराट कोहली की हैरत अंगेज पारी की बदौलत मिली जीत अब तक खेल प्रेमियों के जहन में ताजा है। पाकिस्तान को एकमात्र जीत 2021 में मिली थी, जब उन्होंने दुबई में जीत हासिल करके भारत का विश्व कप में पाकिस्तान के ऊपर जीत का जो सिलसिला था उसे तोड़ दिया था। रविवार के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो उसके एक बड़ी ट्रॉफी जीतने की प्यास होगी। टीम इंडिया ने आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी, विराट कोहली का अनुभव, सूर्य कुमार यादव का धमाकेदार बल्लेबाजी और बुमराह का आक्रामक गेंदबाजी के साथ भारतीय टीम मंच पर धूम मचाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पहले मैच से ही मिले हार के बाद बाबर आजम की अगुवाई में पाकिस्तान की नजरें प्रतियोगिता में वापसी करने की होगी। आजम और मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाले अनुभवी बल्लेबाजी लाइनअप में सईम अयूब जैसे युवा और प्रतिभाशाली भी मौजूद है। वहीं शाहीन अफरीदी की अगुवाई में उनका तेज गेंदबाजी आक्रमण में गति और अनुभव का मिश्रण है, जो उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंदी बनाता है। मंच तैयार है, खिलाड़ी तैयार है और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को भी अब बस इंतजार रविवार का है। तो इतिहास बनते देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।